विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम दूसरा अनुमान से क्या सिद्ध कर देंगे कि गो गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य हम सिद्ध कर, जो आप उपमान प्रमाण से सिद्ध कर रहे हो पहले अनुमान से नहीं सिद्ध कर पाए, हम दूसरा अनुमान करेंगे। हमने न्याय पढ़ा है, मेहनत करी है, तो हम अनुमान करके क्या सिद्ध कर देंगे कि गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक नहीं, गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक साध्य की सिद्धि हम कर, ये सिद्ध करना है। जंगल में खड़ा है व्यक्ति, तो वहां गवय दिखाई दे रहा है, तो गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य उसे सिद्ध करना है। तो बोले वो उपमान से नहीं से हम अनुमान से सिद्ध कर देते। बोले कैसे? तो वो दिखा रहे हैं। अनुमानांतरेण तत्संभवम आशंक परिहरत। कहते हैं अनुमान से क्या है कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य सिद्ध हो जाए, ये नैयायिक कह रहा है। ठीक है, माने पूर्व पक्षी यहाँ पर जो लोग नहीं मानते हैं वैशेषिक आदि, उपमान को कहाँ ले जाते हैं? सांख्य भी नहीं मानता, तो ये कहाँ ले जाते हैं? अनुमान। तो उसको बता रहे हैं कैसे संभव है। तो कहते हैं नापी, अनुमान कर रहा है, नापी इति नापी वाच्यम, ऐसा अन्वय है। अंतिम में देखो तृतीय पंक्ति में इति वाच्यम लिखा है, वहां पर नापी इति नापी वाच्यम, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। अनुमान पहले देखो, मदीया गौ को पक्ष बनाया। ठीक है, क्या बनाया? मदीया गौ को पक्ष, मदीया गौ पक्ष है। एतद गवय सदृशी, मदीया गौ कैसी है? एतद गवय, इस गवय के सदृशी है, माने एतद गवय सदृशी। ठीक, एतद गवय माने गवय में रहने वाले सादृश्य का क्या करेगा है? इस गवय के समान है। क्या बताओगे कि एतद गवय सदृशी, तो एतद गवय क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा। तो गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य, यह साध्य, ये सिद्ध करना है आपको। जो उपमान प्रमाण से सिद्ध कर रहे हो वही साध्य में रखना। मदीया गौ पक्ष बना लो, और उपमान से क्या सिद्ध कर रहे हो कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक साध्य सादृश्य, यही सिद्ध कर रहे हो ना आप कि गवय, जंगल में खड़ा है व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जंगल से बोल रहा है, ये गवय का सादृश्य किसमें है? गो में। तो गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य ये होगा साध्य। ठीक हुआ भाई, जो उपमिति का आकार है वही साध्य बनाया गया है। अब हेतु दे रहा है, एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वा। एतन्निष्ठ, निष्ठ शब्द जुड़ा है, निष्ठ मतलब निष्ठ, अनुयोगी। तो गवय अनियोगिक, गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक जो सादृश्य है, तो वही लिख रहे हैं एतद निष्ठ सादृश्य। एतद माने गवय निष्ठ गवय अनियोगिक सादृश्य का, सादृश्य प्रतियोगी किसमें जाएगा? सादृश्य का प्रतियोगी मदीया गौ में जाएगा। ठीक है, हेतु बना दिया, प्रतियोगित्व, प्रतियोगी हो गया। अब दृष्टांत बना रहा, यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी, यो माने ले लो गौ, गौ कैसा है? यदगत माने गवय अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी। गौ कैसा है कि यो से लेना गौ, टिक मार लो पुस्तक पर अपने, यो माने लो गौ, गौ कैसा है? यदगत माने गवय गत, माने गवय अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी है। ठीक है,
ये गौ कैसी है? गवय अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी है। स माने गौ, वहां पर पाठ बना लेना, तत्सदृश, स वहां लिखा है, तत् कर लेना, पाठ में देख लेना, वहां तत् होना चाहिए। तत्सदृश, स माने गौ, गवय के सदृश है। ठीक है, कि माने गौ जो है कैसी है कि गवय अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी है। ठीक ने, जब जंगल में पहुंचा तो पहले क्या बोला कि मेरे गौ के सदृश ये क्या है? गवय है। तो वहां पर है, तो वहां पर पहले क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस गवय के समान गौ है, जंगल में खड़ा होकर के। तो गवय, गवय उसमें प्रतियोगी बनेगा जंगल में, और जब पहले पहुंचा है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलता है कि गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य बोलता है। भाई जिसको हम उपमान कर्ण में रख रहे हैं उसको यहाँ पर पहले बोल रहे हैं कि पहले गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य है, कहते हैं जहां ऐसा होता है उसी को बता रहे हैं, जहां गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य होता है। ठीक, पहले नंबर में बोल रहा है। अब उसके बाद उपमिति का फल बता रहे हैं। पहले उपमान का आकार व्याप्ति में क्या रख दिया? उपमान का आकार, और आगे साध्य का आकार रखने जा रहे हैं। उपमान के आकार आप क्या बोलते आ रहे हैं कि गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य, यही बोल रहे हैं ने। अभी गाय पालने वाला जंगल में जाके क्या बोल रहा है कि ये गवय का सादृश्य, गो का सादृश्य गवय में है। हित बोल रहा है ना कि ये जो गवय दिख रहा है मेरी गाय के समान है। ठीक, पहले नंबर पर तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य, यही हुआ पहले नंबर पर, उसी को लिखा है। यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी, जो गौ है कैसी है कि गवय अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी है। पंडित माने गवय अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगी कौन है? गौ है। आप वैसे पंक्ति नहीं लगे तो यो वाले शब्द को प्रतियोगी की आगे लिख लेना, तो लिख लेना यश से लिख लेना गवय, गवय गत माने गवय अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगी गौ, यही हो जाएगा अगली पंक्ति। हाँ नहीं ठीक है। समझेगा हैं? समझ, यो से पहले क्या लेना है? समझ, गवय अनयोगिक। भाई आप, आपके पास दो ही पदार्थ रोज घूम रहे हैं, तीसरा तो आ ही नहीं रहा है। दो ही पदार्थ है। गाय पालने वाला कहाँ गया है? जंगल में। क्या देखा? गवय देखा। पहला नंबर के पदार्थ है। तो पहले नंबर पर आप क्या बोलते हो कि गवय प्रतियोगिक, ठीक है, नहीं, गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य। गवय का गो का सादृश्य किसमें बैठाते हो? गवय में। तो वहां कैसे बोला जाएगा? गवय अनियोगिक, ठीक, गो प्रतियोगिक सादृश्य। वो पहला नंबर पे लिखा यो यदगत सादृश्य प्रतियोग। वही शब्दावली को इन्होंने, माने आप यद से चलना, ये य को आगे बढ़ा, प्रतियोगी के बाद में यह लिख देना, यह का अन्वय करना। ठीक है, कि यदगत माने गवय अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगिक यो माने गौ, जो आप पहले नंबर में बोलते हो। और दूसरे नंबर पे क्या बोलते हो आप? गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य, जिसे उपमिति आप बोलते हो, उसको आगे लिखा हुआ है। स माने गौ, तत्सदृश्य गवय के सदृश्य है, अर्थात गो, यहां पर क्या तत्सदृश्य कह रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य, नहीं, गवय प्रतियोगिक और गो अनियोगिक सादृश्य,
ये हो जाएगा। ठीक हुआ। अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, भंडारा खाने बैठे हैं दो साधु मैत्रानंद और चैत्रानंद, दोनों बराबर भोजन कर रहे हैं। तब वहां पर घटा रहे हैं कि देखो भंडारा खाने वाले साधुओं में घटा देते, एक मैत्रानंद एक चैत्रानंद। ठीक, कैसे हैं? यथा मैत्र निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रा, मैत्र अनियोगिक, चैत्र प्रतियोगिक जो सादृश्य। मैत्र अनियोगिक सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? चैत्र है। ठीक, वो कैसा? मैत्र सदृश, वहां पर कैसा? मैत्र सदृश, माने मैत्र अनियोगिक चैत्र प्रतियोगिक सादृश्य पहले पकड़ा। मैत्र जो निष्ठ, निष्ठ का मतलब आपको बार बार कहा गया, जहां निष्ठ लिखा रहा वहां अनियोगी लगा लेना, निरूपित के यहाँ प्रतियोगी लगा लेते हैं। तो मैत्र नियोगिक सादृश्य प्रतियोगिक, सादृश्य प्रतियोगिक कौन हुआ? चैत्र। ठीक, ये पहले नंबर पर काम चला। अब दूसरे नंबर पे उल्टा कर लो इसको कि चैत्र सदृश, मैत्र सदृश प्रतियोगी चैत्र, मैत्र सदृश। वो जो प्रतियोगी चैत्र है वो चैत्र दोनों तरफ अन्वय करेगा, वो चैत्र क्या हो जाएगा? मैत्र के सदृश, मतलब चैत्र प्रतियोगिक मैत्र नहीं, मैत्र यहां पर जो है पहले तो मैत्र निष्ठ अनियोगी है, मैत्र अनियोगिक सादृश्य प्रतियोगिक कौन हुआ? चैत्र। अब उल्टा चल दो, यहां पर क्या आ जाएगा? चैत्र अनियोगिक मैत्र प्रतियोगिक सादृश्य किसमें बैठ जाएगा? मैत्र। पहले को दूसरे में उल्टा कर देते हैं, जो प्रतियोगिक था उसे अनियोगी बना देते हैं, अनियोगी को प्रतियोगी बना देते हैं। इति अनुमानात् तत्संभव, कौन? वो जो है सादृश्य का ज्ञान संभव हो जाएगा। तत्संभव माने गवय निरूपित गो अनियोगिक सादृश्य प्रमा संभव। टीका का लिखते हैं तत्संभव। देखो तत्संभव माने जो मिति का आकार हो रहा था उसी बोल रहे हैं। वो मिति का आकार क्या है? गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो प्रमा है, सादृश्य प्रमा, वो संभव हो जाएगी। तो कहते हैं नापी इति वाच्यम, अपी, कहते हैं ऐसा भी आप नहीं बोल सकते। अपी लगा दिया, इति नच वाच्यम नहीं कहा, अपी लगाया। अपी से ये कह दिया कि भाई तुम किसी तरह से अनुमान करना चाहो तो अनुमान कर सकते हो, अनुमान आप कर सकते हैं, लेकिन जब अनुमान, जहां जो चीज अनुमान से संभव हो गई, जो ज्ञान अनुमान से संभव हो गया, उसे उपमिति मानना, अनुमिति मानना पड़ेगा। तो जहां जहां अनुमान से काम चल जाएगा उस प्रमाण को आपको किसमें अनुमान सम्मिलित करना पड़ेगा? अनुमान प्रमाण। भाई जो जो अनुमान प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा, अनुमिति हो जाएगी, उस प्रमाण को फिर न मान करके, उस प्रमाण को स्वतंत्र न मान करके अनुमान प्रमाण मानना पड़ेगा। कोई नैयायिक है, हमने पहले कहानी सुनाई थी आपको कि तेल निष्ठ आधेयता अनुरूपित पात्रनिष्ठ अधिकरणता अथवा पात्र अनुरूपित तेल निष्ठ अधिकरणता। नैयायिक है, वो बिना अनुमान के टिक नहीं सकता है। तो हर जगह सामने घट दिखाई दे रहा है तब भी अनुमान करेगा कि अयम क्या है, अनुमान करेगा। क्यों? अयम कहते हैं सामने पूर्व माने पूर्ववर्ती जो देश में, अयम क्या है? पूर्ववर्ती देश में जो भाषित होने वाला पदार्थ क्या? घटा, घट है। क्यों? कम्बुग्रीवादिमान बत्वा, कम्बुग्रीवादि वाला है। ठीक, तो ऐसा अनुमान करके दृष्टांत दे देगा घटांतरवत, ये दूसरा घट। अब सामने आंख से दिखाई दे रहा है, उसने अनुमान से सिद्ध कर दिया, तो बाबा जी फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अनुमान में अंतर्भाव कर लो, या आपत्ति आ जाएगी। इसलिए अपी पदार्थ लगा, अनुमान किसी तरह से आप कर भी लो, लेकिन इस नियम को नहीं बना सकते कि जो अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, प्रत्यक्ष का विषयभूत जो घट पदार्थ है, अगर वो अनुमान से सिद्ध हो जाता है
तो प्रत्यक्ष प्रमाण को उस प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान में अंतर्भाव करते हुए ऐसा आप नहीं कह सकते। अनुमान भले ही कर दो, लेकिन उस पर फिर भी प्रत्यक्ष को अलग मानना पड़ता है। इसी को आगे लिख रहे हैं, अस्तु एवं, कहते मान लिया किसी तरह से था कथनचित अनुमान उत्थानम, किसी तरह से तुमने अनुमान का उत्थान कर दिया, ठीक ने, अनुमान कर दिया। तथापि गोनिष्ठ सादृश्यम न अनुमान प्रमेय, कहते हैं गोनिष्ठ सादृश्य जो है अनुमान का विषय नहीं हो सकता है, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ख्याल रखना, प्रमाण के विषय को क्या कहते हैं, प्रमेय पदार्थ, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। ठीक है, प्रमाण का जो विषय है माने प्रमा ज्ञान, ठीक है, तो प्रमाण का जो घट ज्ञान हुआ वही प्रमा ज्ञान है, वही प्रमेय है। तो कहते हैं कि यहां पर अनुमान प्रमाण का विषय नहीं मान सकते। तथा तथा भूत अनुमान उत्थाने भी कदों से समझा रहे हैं, कैसे वैसे अनुमान जो लोग नहीं कर सकते हैं ते माने भी निरुक्त ज्ञान से, जो पीछे सादृश्य ज्ञान है, गवय अनियोगिक, गवय नहीं गवय प्रतियोगिक, गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान, जो मिति का आकार है, सर्वानुभव सिद्धत्व, सर्व को अनुभव सिद्ध है। भाई जब एक को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले उसका सादृश्य इसमें बैठा, फिर इसके सादृश्य को उसमें बैठाते हैं। सर्वानुभव अनुमानास अनुमानस अन्वय व्यतिरेकिभ्याम तत्कर्णता असिद्धे, तत्कर्णता के बाद में एक खंडाकार बना लेना जिससे कि असिद्धे पाठ निकाला जा सके। असिद्धे तत्कर्णता सिद्धे, कहते वहां पर अनुमान को अन्वय व्यतिरेक से उस अनुभव के प्रति कर्णता उसमें नहीं मान सकती है, ठीक है, क्योंकि अनुमान के न होने पर भी उपमान प्रमाण से उपमिति हो जाती है। तत्सत्व तत्सत्वम तदभावे, तदभाव है यहाँ पर, अनुमान के न होने पर भी तदभावे, तत्सत्व तत्सत्व तदभावे, तदभाव नहीं है, तदभावे अनुमान के न होने पर भी वहां पर ज्ञान होता है, तदभाव होता है, ठीक है, ये दोष है। अन्यथा उसी घटा रहे हैं, अन्यथा मतलब कि जिसका जो है, जो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से किसी प्रमाण से कोई सिद्ध है, अगर उसको हम अनुमान से सिद्ध कर दें तो उस प्रमाण को अनुमान में अंतर्भूत करने पर क्या दोष आएगा, यत्र यत्र अनुमान अवतरण संभव, कहते हैं जहां जहां अनुमान का अवतरण संभव है तस तस अनुमान प्रमेयत्व, कहते हैं उसको अनुमान का प्रमेय मानना पड़ेगा, अनुमान का विषय मानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध से घटा दे रपी, न्यायिक बैठा है, आंख से दिख रहा घट, तो प्रत्यक्ष सिद्ध घटा दे रपी तत्प्रमेयतया, कहते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विधान विषय है, घट होने पर भी तत्सिसाधैसया, उसने क्या उसके मन में आया, अरे सामने घट जो दिख रहा है मैं इसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध करूंगा। ध्यान रखिए, जो कैलाश के विद्या वाचस्पति श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी स्वामी प्रकाशानंदपुरी जी महाराज थे, वो पूरे भाष्य को अनुमान के रूप से बोल देते थे। जितनी भाष्य की पंक्तियां हैं उनको अनुमान के आकार के रूप से बोलते चले जाते थे, पंक्ति पढ़ देनी, बोले यहाँ ये अनुमान का आकार बन गया, यहाँ ये अनुमान, उस अनुमान में सब अर्थ निकलते चले जाते, इतने व्युत्पन्न थे। ये अद्वैत सिद्धि जैसे और लवचंद्रिका जैसे ग्रंथ को हाथ में नहीं उठाते थे, बिना हाथ में लिए हुए पढ़ाते, इतना तैयार, ऐसे भी महापुरुष रहे। तो कहते हैं कि अनुमान जो प्रत्यक्ष से सिद्ध घटाती भी है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होने पर भी उसमें क्या हो गया, अनुमान की इच्छा, अनुमान करने की इच्छा हो गई, सामने नैयायिक था, तत्सिद्धा घट को अनुमान से सिद्ध करने की इच्छा हुई, तो सर्वत्र अयम घट क्या कर रहा है, अयम ये जो सामने है ये क्या पदार्थ है, घट है। कंबुग्रीवादि मत्वात्, कंबुग्रीवादि मत हेतु दिया, घटांतरवत दूसरा घट, दूसरा घट बना लिया,
इस अनुमान से संभव हो जाएगा घट का ज्ञान। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी अनुमान अंतर्भाव स्यात्, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी अनुमान अंतर्भाव कर लेना चाहिए। ये जो बीच में पूर्ण विराम लगा उसे काट देना। अनुमान अंतर्भाव स्यात्, अंतर्भाव के बाद जो पूर्ण विराम है उसको काट दो। अंतर्भाव स्यात् इतिहासेन, इस आशय से ग्रंथकार कर रहे हैं कि एवं विध अनुमान अवतारे भी, कहते इस प्रकार से अगर अनुमान कर भी लो तो अनेन सदृश्या मदीया गौ इति प्रतीते अनुभव सिद्धत्वा। कहते हैं अनुमान से भले है, लेकिन अनुमान तो प्रत्यक्ष से भी जो घट दिखाई दे रहा वहां भी अनुमान कर लोगे, यहां भी अनुमान तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी सबको अनुमान क्या हो रहा है कि गो प्रतियोगिक गवय अनुयोगिक सादृश्य का ज्ञान सबको हो रहा है कि इसके सदृश मदीया गौ माने गवय प्रतियोगिक गो अनुयोगिक सादृश्य की प्रतीति सबको होती है। अब दूसरा अनुव्यवसायात अपि सादृश्य ज्ञान उपमान फलम, कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान भी होता है। एक ज्ञान के बाद जो दूसरा ज्ञान होता है, कहते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान भी उपमान का उसका फलित आ रहे हैं। उपमिनोमी अनुव्यवसायाच, मैं इसकी उपमिति करता हूं, ऐसा क्या होता है, अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। ये यहाँ है तस्मात् उपमानम मानांतरम, ये उपमान प्रमाण अन्य प्रमाणों से पृथक प्रमाण को मान लेना चाहिए। आइए, दो शब्द आ रहा है, टीका देखो। एतेन, एतेन का अर्थ करिएगा उपमेनोमी, ऐसा अनुव्यवसाय होने से। कहते ये जो लोग कहते हैं कि अयम गौ सदृश्य गवय शब्दों वाचक इति प्रत्यय, कहते हैं ये जो कहते हैं कि अयम गवय शब्द गो सदृश्य वाचक, ऐसा जो लोग बोलते हैं, कहते हैं वो भी उपमानम, कहते हैं वो तो अनुमान है। कहते हैं पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि भाई ऐसा जो बोला जाता है शब्द कि गवय शब्द क्या है, गो सदृश का वाचक है, ऐसा कथन करना भी क्या, ये तो एक अनुमान ही है, जो ऐसे लोगों का मत है। माने ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग यहाँ दो बात कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि इसको अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं और इसको शब्द में भी अंतर्भाव कर सकते हैं। एक ऐसा पक्ष है वो कहता है कि भाई इसको अनुमान में भी अंतर्भाव हो सकता है। उपमान कैसा है, अनुमान में भी अंतर्भाव हो सकता है, शब्द प्रमाण में भी अंतर्भाव हो सकता है। इसको उपमान अलग से मानने की जरूरत नहीं है। उपमान प्रमाण को चाहे अनुमान में अंतर्भाव कर दो और चाहे शब्द में अंतर्भाव कर दो, अलग से उपमान प्रमाण को नहीं। वो उसी बात को बोल रहे हैं कि भाई यो यम गो सदृश्य गवः शब्दो वाचक प्रत्यय सोपी अनुमान। कहते हैं अन्वय करिएगा अयम गवय शब्द, ऐसा अन्वय करिएगा अयम गवय शब्द गो सदृश्य वाचक, ऐसा पंक्ति में अन्वय करिएगा। ठीक है, अयम गवय शब्द गो सदृश्य वाचक इति प्रत्यय। ठीक है, कहते ये जो गवय शब्द है ये गो सदृश का वाचक है। कहते हैं ऐसा जो लोग कहते हैं ये जो है एक तरह से अनुमान, इसको भी अनुमान में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अथवा अगर नहीं अनुमान में अंतर्भाव कहते हैं तो इसको शब्द में अंतर्भाव, शब्द प्रमाण में अंतर्भुक्त कर देंगे। कैसे कि यो ही शब्दों यत वृद्धि प्रयुज्यते, कहते हैं जो शब्द जहां पर जो है वृद्ध मतलब आत्मपुरुष, वृद्धि प्रयुज्यते यत में जिस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, सो असत वृत्त्यंतर, कहते हैं वहां जो असत वृत्त्यंतर माने लक्षणावृत्ति को छोड़कर, लक्षणावृत्ति पर तो अर्थ बदल जाता है। असत वृत्ति दो प्रकार की है, एक अविद्यावृत्ति एक लक्षणावृत्ति।
और अभिव्यंजनावृत्ति इत्यादि जो अन्यत्र मानते हैं व्याकरण आदि साहित्य में। कहते हैं असति वृत्त्यंतरे, वृत्त्यंतर का अर्थ करना लक्षणावृत्ति को छोड़कर, असति वृत्त्यंतरे करते हैं लक्षणावृत्ति को छोड़कर। तस्य वाचकः, कहते हैं वो उसका वाचक। कहते हैं लक्षणावृत्ति को छोड़ करके अविधावृत्ति में देखा गया है कि जहां पर महापुरुष जिस पदार्थ के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या उसका उसके अर्थ का वाचक होता है, ये कहा गया है। जैसे गो शब्द, गो शब्द जब कहते हैं तो गोपद की शक्ति किस में रहती है? जाति में। मीमांसक गोत्र जाति मानते हैं, तो गो शब्द से किसका होता है? गोत्र का भोग होता है। ऐसे ही चाहे गवय शब्दों गो सदृश है, ऐसे गवय शब्द क्या है? गो के सदृश में है, तस्सै वाचका, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा कि गो सदृश का ही वाचक हो जाएगा। इति प्रत्युक्तम, कहते हैं ये सब खंडित हो गया। मतलब इन्होंने दो बात कहा कि यहां पर पहला कहा कि भाई या तो इसको अनुमान में अंतर्भाव कर दो, अयम गवय शब्द गो सदृश वाचक, ऐसा जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय अनुमान में ही होता, अनुमान में अंतर्भाव। ठीक है, अगर अनुमान में नहीं तुम्हें अंतर्भाव करना है तो आगम प्रमाण में अंतर्भाव कर दो, क्योंकि लक्षणावृत्ति को छोड़ करके जो आत्म पुरुष जिसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द उस अर्थ का बोधक होता है। जैसे गो शब्द के लिए गो शब्द, जैसे गो शब्द जो है क्या है? गो शब्द जो है जब प्रयोग करते हैं तो गोत्व अर्थ का बोधक होता है। ऐसे ही गवय शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो वो भी गो सदृश का ही वाचक, गवय शब्द गो सदृश का वाचक है तो तस्सै वाचक, गो सदृश का ही वाचक होगा। माने गो अनियोगिक, गो अनियोगिक नहीं, गो प्रतियोगिक और गवय नहीं, गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य का वाचक माना जाएगा, शब्द से बोध हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से उपमान प्रमाण को मानने की जरूरत नहीं है। तो ये सब खंडित हो गया। यहाँ पर भी ये कथन नैयायिक का ही हुआ। ये कथन नैयायिक तो मानता है, नैयायिक तो उपमान प्रमाण मानता है। सांख्य है, वैशेषिक है, योग है, ये सभी जो हैं उपमान प्रमाण को नहीं मानते। यहीं पर लीजिएगा, कहते हैं प्रत्युक्तम, क्योंकि अतएव न त्याग ज्ञानम आगमस्यपि फलम, कहते इसलिए उस ज्ञान को क्यों ऐसा अनव्यवसाय होता है, अनव्यवसाय को देखते हुए इस ज्ञान को न अनुमान में अंतर्भूत कर सकते हैं और न शब्द प्रमाण। अतएव इसलिए तद ज्ञानम आगमस्य भी फलम, इसलिए शब्द प्रमाण में भी ये जो ज्ञान उसका जो फल नहीं मान सकते हैं। ठीक, माने तद ज्ञानम कौन? कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक जो सादृश्य ज्ञान, इसे हम उपमिति मान रहे हैं, उपमिति लीजिएगा, उपमिति वाला जो ज्ञान है वो आगम का फल नहीं है। क्यों कि गवय सदृशी मदीया गौ इति वाक्यम अश्रुतोपि, कहते हैं जिसने गवय के सदृश मदीया गौ माने गवय अनियोगिक और नहीं गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य, ये जो है जिसने शब्द नहीं सुना है, आंख से देख रहा है खाली, कोई शब्द नहीं सुना है, न अनुमान कर रहा है, न वो शब्द सुन रहा है न अनुमान कर रहा है। जंगल में गया, न किसी आत्म पुरुष ने से कुछ कहा है, जाके देखा तो क्या देख रहा है कि गवय गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य ज्ञान। उसके बाद क्या हुआ? गवय अनियोगिक गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान जाता है। भाई गौ के सदृश्य ये गवय है, गवय के सदृश्य मेरी गाय है, वहां कोई शब्द नहीं कोई सुनता है, उसको ज्ञान हो जाता है। कहते हैं गौत वाक्यम श्रुतोपि, उसने न सुनने पर भी तथा भूत ज्ञान उत्पत्ति दर्शना, तथा भूत ज्ञान मतलब कि गवय प्रतियोगिक गो अनियोगिक सादृश्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तस्मात् उपमानम न प्रत्यक्षादि अंतर्गतम, इसलिए उपमान प्रमाण जो है प्रत्यक्षादि के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा
अनुमान अथवा सद प्रमाण अंतर्भूत नहीं हो सकता है। इस प्रकार का करके उपसंहार कर। स्वामी जी, ये जो पिछला जहां से शुरू दूसरा ये अनुमान कह रहे थे कि हम दूसरा दे देंगे, पिछले पृष्ठ पर जो है नापी मदिया गो से, तो यहाँ जो इन्होंने अनुमान बताया वो तो कल वाला वही था कि वो स्वरूपा सिद्धि वहां भी आ रहा था, वो भिन्न भिन्न मानते थे, हम तो हेतु को एक ही नहीं मान रहे थे, सादृश्य को वही रहा, उसमें कुछ अलग तो बताया नहीं। नहीं नहीं, पहले में और इसमें हेतु बदल दिया है। देखो हेतु देखो, जो 134 पेज पर जो नीचे से दूसरी पंक्ति में हेतु दिया है, गो निरूपित सादृश्यवत्वात्, जी वहां हाँ, पर क्या है कि गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य दिया है। तो हाँ वो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य तो मदिया गो में नहीं बैठेगा, वो तो गवय में बैठेगा, तो वहां पर हेतु पक्ष में नहीं गया। ठीक है, अब यहां बदल दिया, यहां उल्टा कर दिया है कि एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व। ठीक है, एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात् लिया है, तो यहां पर क्या ले रहे हैं, एतन्निष्ठ मतलब गवाय, गवय निष्ठ माने अनियोगिक, गवय अनियोगिक और गो प्रतियोगिक सादृश्यवत्वात् है। एक ही तो हुआ स्वामी जी, अलग है क्या? है? गो प्रतियोगिक और गवय अनुयोगी की तो आ रहा है। भाई ये देखो, पहले जो था, पहले पक्ष में आपने मदिया गऊ को पक्ष बनाया था। देखो पृष्ठ 134 देखो, मदिया गऊ को आपने पक्ष बनाया है। ठीक है, तो मदिया गऊ में जो है आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि गो निरूपित सादृश्यवत्वात् है। तो गो निरूपित सादृश्यवत, तो गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य है। पहले गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य है, तो सादृश्य कहां बच रहा है, गवय में। निरूपित कर करो प्रतियोगिक ने, तो गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य कहां बैठा, गवय में। गवाय में। अब यहां उल्टा कर दो, एतत् से क्या ले रहे हैं, एतत् निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व ले रहे हैं। एतत् निष्ठ, एतत् निष्ठ सादृश्य, तो निष्ठ का मतलब होता है अनियोगिक। तो पूर्व पक्षी ने चालाकी करी, वो अनुमान को घुमा दिया, यहां पर उल्टा बोल दिया है, गवय भाई प्रतियोगी ले जाना है गवय में, तो उसने क्या कर दिया कि गवय को पहले पकड़ लिया, गवय को अनियोगी बनाया। गवय अनियोगिक, गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य। अब गो में प्रतियोगिक तो रहेगा ही, पहले स्थिति माने कि वहां भी लिखा वहां देखने भी प्रतियोगिक। दोनों में एक सही लग रहा है, देखने में तो ऐसा हो रहा है भाई यहां एतन्निष्ठ, वहां पर खाली शब्दावली का अंतर कर दिया गया है कि देखिए पहले में जो है गो निरूपित सादृश्य, तो गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य, तो गवय अनियोगिक सादृश्य किसमें बैठेगा, गवय में बैठेगा। हाँ जी, इसलिए स्वरूपा सिद्धि आपने दिया था। अब यहां पंक्ति को घुमा दो कि गवय अनियोगिक, शब्दावली है ना, पक्ष पर ही तो हेतु बैठाना है ना, तो गवय अनियोगिक, ठीक है, एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्। एतन्निष्ठ मतलब यहां तो लीजिएगा, माने मदिया गौ एतत् गवय, एतत् गवय सदस्य, क्यों, एतन्निष्ठ से हमने क्या पकड़ लिया, एतन्निष्ठ से पकड़ना है, तो गवय अनियोगी हो जाएगा, एतत् से गवय पकड़ा जा रहा है। गवय निष्ठ जो सादृश्य है, गवय अनियोगिक जो सादृश्य है,
उसका प्रतियोगी कौन ले आ रहे हैं कि गो में है, वो प्रतियोगित्व चला जाएगा पक्ष में। देखो अर्थ तो माने शब्दावली केवल बदल दी गई। पहले वहां लिखा है गो निरूपित सादृश्य, तो गो निरूपित माने गो प्रतियोगिक गवय अनियोगिक सादृश्य है, उस गवय में बैठ रहा है। अब उसी पंक्ति को घुमा दिया, अब क्या कह दिया कि गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक सादृश्य, तो गो में प्रतियोगित्व जाएगा ही। शब्द तो वही है, बोला जा रहा वही है, लेकिन थोड़ी शब्दावली को आगे पीछे घुमा दे रहा है। हमने कल से कह रहे हैं कि यहाँ अनियोगी प्रतियोगी अनियोगी प्रतियोगी ये जो पढ़ते समय दिमाग घुमाता है, तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है, और कोई दोष है नहीं, यही है खाली शब्दावली का। वहां पर पहले गो प्रतियोगिक को पहले पकड़ ले रहे थे, अनियोगिक को बाद में ले आते थे, तो अनियोगिक नहीं बैठता था पक्ष में। अब अनियोगिक को पीछे घुमा दिया कि गवय अनियोगिक गो प्रतियोगिक लिया, तो गो प्रतियोगिक चला जाएगा गो में, पक्ष में चला गया। ये शब्दावली केवल खेल है, ये सब है। इस प्रकार से आपका उपमान प्रमाण आपका हो गया। आपको इसमें से जो चीजें हैं वो छांटनी है। अब आगम परिच्छेद में नैयायिक क्या मानता है और हम क्या नहीं मानते हैं, ये आगम में छांटना है। ठीक, यही अर्थापत्ति में व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से वो मानता, हम व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान नहीं मान के अर्थापत्ति मानते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण से भी अभाव का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से नैयायिक कहता अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अभाव प्रत्यक्ष पर विचार चलेगा, उसके बाद फिर वेदांत के विचार आते, जो कि आप वेदांत के आगे जो है विषय और प्रयोजन, उसको पढ़ाने में केवल बांचना होता है विद्यार्थी को, वो सब आ जाता है, वहां कोई दिक्कत नहीं होती। खाली ये प्रमाणों को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तक विद्यार्थी को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आगम प्रमाण में एक तात्पर्य बोलेंगे, आकांक्षा युक्ता सन्निधि और तात्पर्य ज्ञान, ये लिखते हैं, जो कि वेदांती के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सब प्रसंगों को लेकर के आगे चलाएं। तो कल तारीख है 26, 27, 28, 3 दिन चलेगा पाठ्य, ठीक है, 8:20 से चलता है। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।